नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण अब 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। 14 तारीख को परिणाम की घोषणा होगी। लिहाजा पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम चुका है और अब जो कन्फ्यूसिया प्रचार होता है, घर घर जा कर के लोगों से मिल करके उनके कान में कुछ कहना, अपनी पार्टी को झोंक देना, अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना कि वो एक एक व्यक्ति पर अपने वोट बैंक को साधते हुए ऐसा इंतजाम करे कि उसका अपना कोई वोट उससे छीन न ले जाए। लेकिन जनता के लिए यही एक बहुत बड़ी बात है। एक समझदारी की बात यही होती है कि वो सुने सबकी, लेकिन करे वो अपने मन की। अब इसमें जनता ये समझदारी कितना दिखा पाती है, अपनी दिक्कतों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के वो किसी पर भरोसा कर सकती है, या जो रिश्वतखोरी का, इस लोकतंत्र में रिश्वतखोरी का जो पैमाना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि वो जो कत्ल की रात होती है, माने मतदान से एक दिन पहले, उस रोज राजनीतिक पार्टियां उन दबे कुचले सभी अधिकारों से वंचित समाज, वो चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, आदिवासी तबका हो, गरीब तबका हो या अल्पसंख्यक हो, उन पर उन्हें लुभाना, उन्हें पैसे देना, उन्हें खाने पीने की चीज़ देना, खाने पीने में भी दारू, मुर्गा, मीट, कि उन्हें इतना खिला पिला दो कि उसके बाद उन्हें सोचने के लिए कुछ रह ही न जाए। वो सीधे सुबह उठें और नारा भी दिया जाता है कि मतदान पहले जलपान बाद में। ऐसे में बिहार का चुनाव कहाँ खड़ा है, ये मेरा पहला प्रश्न है। क्या जनता अपने अधिकारों के लिए, अपनी समस्याओं की समाप्ति के लिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बुनियादी सुविधाओं का मामला हो, या फिर भ्रष्टाचार और पलायन का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, कहाँ जाएगी बिहार की जनता? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अब पहले चरण के लिए कुछ कहने सुनने का मौका आज समाप्त हो चुका है। आज आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की और जो वादे किए जनता से, अनेक वादे किए गए हैं। सवाल यहां एक वादों की बात आई तो एक पक्ष है कि 14 करोड़ बिहार की जनता हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, आज हम सत्ता और विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं, सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जब चुनाव के मैदान में आप हैं तो न कोई सत्ता है न कोई विपक्ष है, ऐसा मेरा मानना है। आदर्श लोकतंत्र और आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि चुनाव की घोषणा के बाद से शासन प्रशासन पर कब्जा
सरकार का नहीं, चुनाव आयोग का होता है। कानून व्यवस्था से लेकर के वो सारी तमाम चीजें चुनाव आयोग के ही नियंत्रण में होती हैं और इसीलिए चुनाव आयोग ऐन चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले भी करती है। पहले डीएम, कलेक्टर या कोई भी सरकारी अफसर हो, ये माना जाता था कि 3 साल अगर वहीं एक ही जिले में काबिज है तो उसे हटा दिया जाता था। लेकिन अब उसकी शायद सीमा बढ़ा दी गई है, 5 साल कर दी गई है। वो भी, उसका भी पालन होता है या नहीं होता है, ये आपके ऊपर है। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि क्या हो रहा है। मैं उस पर कोई अपनी तरफ से कोई राय रखने नहीं जा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि एक गठबंधन, 2 प्रमुख गठबंधन और एक तीसरा गठबंधन नहीं, उसको पार्टी ही कह लीजिए। चुनाव के बाद वो क्या करेंगे उसके बारे में अभी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो 2 गठबंधन, एक जो 20 साल से सत्ता में है एनडीए, और दूसरा महागठबंधन जो पिछले 15 सालों से, पिछले 20 सालों से, जितने दिनों से महागठबंधन एनडीए सत्ता में है उतने ही दिनों से महागठबंधन सत्ता से बाहर है। और तीसरा जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर पांडे जी की। प्रशांत किशोर पांडे जी अभी तक चुनाव लड़वाया करते थे विभिन्न पार्टियों को। उनको एक पेशेवर रणनीतिकार का माना की संज्ञा दी गई है इस देश में। कभी उन्होंने, सबसे पहले उनका अभ्युदय जो हुआ, उनका प्राकटोत्सव जो हुआ, वो 2014 के चुनाव में हुआ, जब वो नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने काम किया। वहां से हटे, उन्होंने बहुत कुछ, एक चुनाव ममता बनर्जी के लिए भी काम किया। बिहार में भी वो काम कर चुके हैं और अब उन्होंने खुद एक जन स्वराज पार्टी बनाई और चुनाव मैदान में है। 2025 के चुनाव को लेकर के पिछले 3 साल से, 2.5 साल से प्रशांत किशोर बिहार में गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, बिहार जय का नारा दे रहे हैं। उनके भी निशाने पर लालू का परिवार है। हालांकि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी निशाने पर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट उनका लालू का परिवार है, यानी कि महागठबंधन है। राहुल गांधी पर वो कोई आक्रमण करते नहीं है, क्योंकि वो उस तरह का कोई काम ही नहीं देते, कोई मौका ही नहीं देते हैं। लिहाजा राहुल गांधी से और प्रशांत किशोर के बीच में कोई तनातनी नहीं है, कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस ये सोचती हो कि वो पार्टी अभी महत्व देने के काबिल नहीं है, और दूसरी तरफ वो समझते हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको बिहार के इस चुनाव से लेना देना क्या है। महागठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी है। इसलिए हद से, लेकिन जनता के बीच जन स्वराज पार्टी भी है, प्रशांत किशोर भी हैं, जो अपनी बातों को बड़ी निर्भीकता के साथ रखते हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को ये उम्मीद है, ये आस लगाए बैठी हुई है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, लचर ध्वस्त शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर जनता उनके साथ होगी। इसके पीछे उनका तर्क भी हो सकता है और है भी कि इस साल 2025 में चुनाव होना था, नवंबर में चुनाव होना था,
जिसकी तैयारी जनवरी से कांग्रेस कर रही थी, और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, वो कन्हैया कुमार जो बिहार के निवासी हैं, एमए तक की पढ़ाई उन्होंने बिहार से की। उसके बाद एमफिल और पीएचडी करने के लिए वो जेएनयू चले गए। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से जुड़े, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसी बीच उनके ऊपर सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से तमाम लांछन लगाए गए। उन्हें भारत विरोधी, देशद्रोही की भी संज्ञा से विभूषित किया गया। हालांकि आज जैसा इन्हें 11 सालों में हुआ है कि कोई भी आरोप किसी के ऊपर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से लगाए गए हों, उनमें से शायद इक्का दुक्का कोई होगा जो कि सच साबित हुए हों। बाकी सारे मामलों में अभी तक कोई या तो कोई फैसला आया नहीं है, या फिर जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, जिसे आरोपी बनाया गया, वो बरी हो गया। तो वो कन्हैया कुमार, जो कि एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं, महासचिव होने के साथ साथ, तो कन्हैया कुमार ने एनएसयूआई के लड़कों को लेकर के पलायन रोको नौकरी दो एक यात्रा निकाली सबसे पहले। और वो यात्रा ही थी जिसने बिहार में कांग्रेस को खड़ा किया। लोगों के बीच इन 20 सालों में जो लोग ये मान करके बैठे हुए थे कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, लालू यादव जो टुकड़ा फेंकेंगे उतने ही टुकड़ों पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन नहीं, इस बदली हुई कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस ने अपने आप को, अपने वजूद को बनाया, खड़ा किया। उसके बाद राहुल गांधी, मैंने पिछले के वीडियो में भी कहा है कि राहुल गांधी के असली सेनापति कन्हैया कुमार ही हैं बिहार चुनाव को लेकर के। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे हैं। वैचारिक रूप से दोनों बहुत समृद्ध हैं, दोनों शिक्षित हैं, हायर लेवल तक। इसमें कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ा है, जितनी डिग्री उन्होंने हासिल की है, वो सबके सामने है। और इसी की तहत ठीक ऐसे ही शिक्षा के मामले में जहां राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को लिया जाता है, तो वो एक टॉप लेवल तक उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, शिक्षा ग्रहण की है, और आज भी वो लगातार पढ़ते भी रहते हैं। देश के बारे में, देश के इतिहास को, दुनिया के इतिहास को, दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है, भारत को कैसे बदला जा सकता है, बिहार को कैसे बदला जा सकता है, जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, मैं किसी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से एनडीए की तरफ से उनके दो धुरंधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की चुनावी, लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया है, चुनाव आयोग को जिस तरह से बंधक बनाया है, चुनाव आयोग ही क्यों, वो सारी सरकारी एजेंसियां, वो सारी संवैधानिक संस्थाएं, सबको पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो उनके चुनाव जीतने का फंडा चुनाव आयोग है, चुनाव चोरी है, वोट चोरी है। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अनेक मौकों पर विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमला करता आ रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछता है तो जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। तो ये कुछ वजहें हैं। और एनडीए के पास एक जो उनके दो धुरंधर मैंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, एक चीज में वो अच्छी तरह से बहुत माहिर है। सरकार को किस तरह से, सरकार कैसे बनाई जा सकती है, इसके वो माहिर आदमी हैं। इसके लिए वोट चोरी कैसे होगी, चुनाव चोरी कैसे होगी, ये तो एक अलग फंडा है। साथ ही साथ किसी भी राज्य में कोई एक सरकार चल रही है, उसका कोई मुखिया है, पार्टी का कोई अध्यक्ष है, उस पार्टी को किस तरह से तोड़ा जाए, नष्ट किया जाए और उसको हजम कर लिया जाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा आप सबके सामने हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र, पिछली सरकार महाराष्ट्र की, कमलनाथ कांग्रेस की सरकार बनी, उसको तोड़ लिया गया। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की नहीं। उसको तोड़ लिया गया और उसके बाद जो दोबारा चुनाव हुआ तो वो वोट चोरी और चुनाव चोरी का मसला बन गया। महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा था, तो महाराष्ट्र में पहले वहां की जो प्रभुत्व वाली पार्टियां थी, चाहे वो एनसीपी हो शरद पवार की, चाहे वो शिवसेना हो उद्धव ठाकरे की, उसको तोड़ लिया गया। उसको तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद शिवसेना हो या एनसीपी हो, उसको डकार गए और मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा के फडणवीस साहब को। सेम वही चीजें बिहार में लागू दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार वो बैसाखी थे जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई और उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, तो उसे 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी। एक उसमें से नीतीश कुमार थे। 24 जून 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के बीच में आरजेडी को पूरी तरह से हजम कर चुका है गुजरात के 2 नायक ही कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों ने मिलकर के जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हजम कर लिया है। लेकिन उनके साथ दिक्कत एक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। लिहाजा ये चुनाव मजबूरी में, मैं फिर कह रहा हूं कि मजबूरी में नीतीश कुमार को आगे करके लड़ा जा रहा है, जिसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो उनके चेहरे को पुतला बना करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी महासमर को जीतना चाहती है। बात में काफी कुछ दम भी दिखता है। अब एक तरफ वही अमित शाह कहते हैं कि उद्योग लगाने के लिए बिहार में जमीन नहीं है, और वही लोग मिलकर के 1 रुपए एकड़ के हिसाब से पीरपैंती की जमीन अडानी के नाम कर देते हैं। यानी उद्योगपतियों के पास, धनाढ्यों के पास उनकी कोई भी जरूरत हो, वो जो चाहें सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर करने के लिए गुजरात की यह लॉबी हर समय तत्पर रहती है। वहीं अगर बात करें, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं,
लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को वो जंगल राज करार देते हैं, लेकिन इन 20 सालों में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर वो पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते हैं, उस पर कोई बात करते भी नहीं है। अभी हाल ही में चुनाव के दौरान मोकामा में जिस तरह से एक राजनीतिक व्यक्तित्व की, भले ही वो बाहुबली हो, प्रचार करते हुए उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है और प्रत्याशी जेल चला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो हैं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को हाशिए पर डाल करके बीजेपी के साथ गलबैयां करने वाले सम्राट चौधरी और ललन सिंह वहां जा करके ये कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी हमारी है, चुनाव हम ही लड़ रहे हैं, और पूरी जनता से उम्मीद का आह्वान करते हैं कि पूरी जनता खुद को उस बाहुबली अनंत सिंह के नाम पर अनंत सिंह बन करके उन्हें जिताए। इन 20 सालों में कुछ बिंदु आपको बताएंगे कि जो चुनाव में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, पलायन का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, इन 5 बिंदुओं पर मुद्दों की राजनीति करने वाली कांग्रेस और महागठबंधन इन 5 बिंदुओं को लेकर के चल रही है। एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय जंगल राज के। तो जंगल राज आज से 20 साल पहले था या 20 साल से जो सरकार चल रही है उस दौरान था और आज भी है? ये सवाल आपके लिए। सवाल ये होता है कि आज की तारीख में बिहार का एक एक नागरिक वोट चोरी से भी अच्छी तरह से वाकिफ हो गया है। अभी हाल ही में एसआईआर इसीलिए कराया भी गया था, और बाकी 11-12 राज्यों में जो आगे होना है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, तो वो वोट चोरी से भी भली भांति अवगत है। 65-68 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वो कौन है? निसंदेह वो सवर्ण तो है नहीं, वो दबे कुचले पिछड़े दलित महादलित अति पिछड़े ही हैं, अल्पसंख्यक हैं। वो अल्पसंख्यक जिन्हें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया कह करके पुकारते हैं, और यही वोट बैंक आरजेडी के पास है। हमला उनका विपक्ष के ऊपर इसी बात को लेकर के है। आज हम बात करेंगे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और पलायन। ये 4 मुद्दे हैं। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और कानून व्यवस्था। 4 नहीं, 5। इन 5 बिंदुओं पर ही अगर कायदे से स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव आयोग अगर लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव के मतदान के दिन भी कम से कम मुहैया करा देता, जिसकी उम्मीद लेश मात्र भी नहीं है, तो इन 5 बिंदुओं पर ही चुनाव होना था। अब परसों क्या सोच करके जनता की जो तकलीफें हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, क्या उन पर जनता गौर करेगी और उसके अनुसार वो वोट देगी? क्या वो बदलाव चाहती है, अपनी बेहतरी चाहती है? ये कुछ मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अहम हो गए हैं, क्योंकि
एक मुद्दा और भी है जो महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है, लोकल बनाम बाहरी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालने वाले कन्हैया कुमार, उनका ये कहना होता है कि अब सवाल ये उठता है कि बिहार के लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या वो उनके लिए भ्रष्टाचार, पलायन, पेपर लीक, खस्ता शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था उनका मुद्दा है, लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा है? क्योंकि अब सवाल यह है, क्या बिहार के मतदाताओं के बीच में ये उनके दिल दिमाग में है कि हमारी जो थाती है उसका इस्तेमाल हम अपने हित के लिए करें, कोई बाहरी हमारी ताकत को, हमारी जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, चाहे वो जमीन हो, जल, जमीन, जंगल, जो भी हो, वो हमारे पास रहेगा या गुजरात से आने वाले लोगों के पास जाएगा, उनके हाथों में जाएगा। मैंने बताया कि 1 रुपए एकड़ के हिसाब से कीमती जमीन, किसानों की उपजाऊ जमीन, उनसे किसानों से छीन करके अडानी को दे दी गई। जैसे महाराष्ट्र में धारावी की जमीन दे दी गई। तो क्या अब सत्ता, शक्ति और संसाधन पर बिहारियों का कब्जा होगा या गुजरातियों का कब्जा होगा, ये मुद्दा उठाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इन मुद्दों के सहारे ही महागठबंधन और कांग्रेस जन विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी कुछ उसे युवाओं से समर्थन मिला, और आज भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब राहुल गांधी ने आनंद फानंद में रिकॉर्ड भागम भाग के साथ रैलियां की, तो उन रैलियों में जनता तो उमड़ करके आई है। क्या ये जनता जो आज उनकी सभाओं में आई है, वो जनता जिसने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और महागठबंधन का समर्थन किया, क्या मतदान भी महागठबंधन के पक्ष में करेगी? बस इन्हीं सवालों के साथ, जो कि हम आपके ऊपर छोड़ जाते हैं, जनता जनार्दन के ऊपर, ये पूरा वीडियो केंद्रित है उन 5 मुद्दों पर: शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। फिर से नमस्कार।